हेलो स्टूडेंट्स, आपका डिजिटल चैनल में स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार दास है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आ रहा हूँ जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इन प्रश्नों को जो आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, अगर उस पर आप सही ढंग से फोकस करेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे तो आने वाले समय में आपको ये फिजिक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपके लिए एक मैजिक बन जाएगा। तो चैप्टर तो फिजिक्स है, लेकिन उसको मैजिक कैसे बनाएं? उसको मैजिक बनाना है हमको अपने सूझबूझ से, उसको मैजिक में कन्वर्ट करना है हमको अपनी समझदारी से। तो किस तरह से हम लोग इन प्रश्नों को समझें और सही ढंग से बोल कर समझ करके और उसके सटीक आंसर को हम लोग सिलेक्ट करें। तो ये तो मालूम है कि प्रश्न जो है हम लोग के सामने वस्तुनिष्ठ भी हैं, रिक्त स्थान को भरने वाले भी हैं, कुछ 1 मार्क्स के लिखने वाले होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। तो प्रश्न को जानना और किस प्रश्न में कितना आंसर लिखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी को बताने के लिए हम लोग आपके सामने कुछ सैंपल पेपर्स के तौर पर लाए हैं। इसको आप सिर्फ सैंपल पेपर ही नहीं समझिएगा, आप अपने लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी समझेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एक प्रश्न मैं बता रहा हूं तो दूसरा प्रश्न को आप लोग कैसे और कहां से सिलेक्ट करेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आपके सामने जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ही नहीं बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगा कि ऐसे प्रश्न है तो उस प्रश्न को और दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करें। तो जैसे एक प्रश्न है, इफ द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल देन दे आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसको समतुल्य प्रतिरोध बोला जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध, तो हमारे सामने जो प्रश्न है वह किससे है? पार्श्वबद्ध कनेक्शन से, पार्श्वबद्ध कनेक्शन से। तो पार्श्वबद्ध कनेक्शन में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न जो है वह सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं, उसके ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। हो सकता है किसी प्रश्न को वह उसका व्युत्पन्न निकाल ले, उसको बदल दे। तो बदल दे इस सेंस में कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेशन में वो थोड़ा थोड़ा हेर फेर करेगा। तो लेकिन प्रश्न के लिए हमको जो उसका वास्तविक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वास्तविक फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए ऑप्शन से सही आंसर को सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आपके सामने सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये 4 फॉर्मूला है। R इक्वल टू R1 इंटू R2 by R1 plus R2, R equal to R1 minus R2, R equal to 1 by R1 plus 1 by R2, R equal to R1 plus R2। तो ये जो 4 फॉर्मूला है इसमें से सही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर डेविएट करेंगे, थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आपको सही आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न कितना सिंपल है, ये आपको 1 नंबर देता है सिर्फ थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर लगाने से। अगर सही फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, प्रश्न का उत्तर यूं ही आपको मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने जो है वो भी क्या है और उसको कैसे सॉल्व करें। प्रश्न है, Where should an object be placed in front of concave lens to get a real image of same size of the object? कहता है किसी ऑब्जेक्ट का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वस्तु को, बिंब मतलब वस्तु होता है, उसको लेंस के सामने कहाँ रखें। हमारा लेंस है, लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को रखना है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें? आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट अलग अलग प्लेस पर रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस जगह पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखें कि हमको सही आंसर मिल जाए। तो इसके लिए हमको
ये ध्यान में रखना है कि कितने पोजीशन पर रखने पर हमको उसका सही आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। लेंस के मुख्य फोकस पर एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, अनंत पर एट द इंफिनिटी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ये तो मालूम है कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी को अगर डबल कर दिया जाए क्या वहां रखने से हमें मिलेगा? लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, तो इसको हम लोग बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, क्या वहां रखने से मिलेगा? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग के लिए, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है इसके थ्योरी पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ पर हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर इसको हम चेंज कर दें, ये हमारा नमूना का प्रश्न है कि इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन भी आए, बदलाव भी आए, तो हमें बदलाव के लिए तैयार रहना है। हमको हर सिचुएशन पर सॉल्व करना है। तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग तरीके से हम लोग सारे कंडीशन को समझेंगे और तब उसके बाद हमको सही आंसर मिले। अब आपके सामने एक नया प्रश्न आ रहा है, जिस प्रश्न को थोड़ी समझदारी से सॉल्व करने की जरूरत है। वो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को पहले समझेंगे, समझने के बाद तब उस पर विचार करेंगे। कहता है व्हिच अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अब हम लोग 2 ही सर्किट को पढ़े हैं, ये तो पता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, 2 श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। तो कह रहा है कि व्हिच अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड, वह कौन सा अरेंजमेंट है जिसका उपयोग हम लोग घरेलू विद्युत परिपथों में, डोमेस्टिक सर्किट में नहीं करते हैं। तो सीधा सा बात है, थोड़ा सा सोचने समझने से ये आसान क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर प्रश्न को अगर आप कुछ अलग रूप देना चाहते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव चल के सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है नॉट यूज्ड के जगह पर यूज्ड भी को भी ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो हमारे सामने प्रश्न थे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्प, जिसमें हमारे पास में 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प को सिलेक्ट करना है। तो ध्यान में रखना है कि हमको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्प वाले। उसके बाद एक अब जो नया पैटर्न हुआ वह तुरंत बदल गया, क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो खाली स्थान को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे? तो खाली स्थान को फिलअप करने के लिए हमको भी इसमें थ्योरी क्लासेस की जरूरत है, थ्योरीटिकल पढ़ना है। इसमें कहता है कि मिरर फॉर्मूला को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको मिरर फॉर्मूला को लिखना है। जबकि उसमें कह रहा है कि U को हम लोग बिंब की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, V को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, F जो डिनोट होगा, F को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है मिरर फॉर्मूला को, दर्पण सूत्र को, और ये भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर दर्पण सूत्र को याद रखते हैं तो हम लोग को लेंस सूत्र भी याद रखना है, लेंस फॉर्मूला भी याद रखना है। तो आपके सामने एक रास्ता मिला कि हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। तो प्रश्न यहाँ पर है दर्पण सूत्र का, लेकिन अच्छी तैयारी करने के लिए और हमारा प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, इसलिए हम लोग इसके जो है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ क्या लिखना है, मिरर फॉर्मूला को यूज करना है। मिरर फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग के सामने एक फिल इन दी ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों को भरे में एक प्रश्न आ रहा है। तो कहने का
मतलब ये है कि इसमें प्रश्न जो है वह फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है। हम लोग को जो तैयारी करना है तो जितने फॉर्मूले हैं उसको ये भी याद करना होगा, और जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके यूनिट्स को भी याद रखना है। अब हमारे सामने प्रश्न आ गया यूनिट से, यानी मात्रक से, इकाई से। कहता आवेश का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो अगर हम लोग क्या करें, सारे यूनिट्स को एक जगह लिख ले, उसके किसका यूनिट्स है उसको अगर लिख ले तो इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। तो ये हमारा सिंपल प्रश्न है कि आपको यूनिट्स याद रखना है, मात्रक याद रखना है। अगर मात्रक को याद रखेंगे तो आपका इस टाइप का प्रश्न नहीं। प्रश्न जो नेक्स्ट आ रहा है वो प्रश्न क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। हम लोग के सामने प्लेन मिरर से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें लिखना है समतल दर्पण प्लेन मिरर के से जो बना हुआ इमेज है, प्रतिबिंब है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर मेरा सैंपल पेपर कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखे, तो हमको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि प्लेन मिरर के अलावा हमारे पास उत्तल दर्पण भी है, अवतल दर्पण भी है, कॉन्वेक्स मिरर भी है, कॉनकेव मिरर है। अगर ये तीनों को हम लोग कर लेते हैं तो हमारा इस टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा और उसका सही आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ रहा है जिसका मार्क्स 2 है, जिसमें हमें 2 अंक हासिल करने हैं। तो हम लोग एक सैंपल को बता रहे हैं, उसके साथ में कुछ गाइड ये भी दे रहे हैं कि क्या इस प्रश्न के अलावा और हमें क्या करने हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। प्रश्न है व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ कैन इट बी रिमूव्ड। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो हमारे सामने तो प्रश्न आया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो हमारा ये भी जिम्मेवारी है कि हम लोग निकट दृष्टि दोष के अलावा दूर दृष्टि दोष उसको भी पढ़ना है। तो ये सैंपल आपको ये बता रहा है कि अगर यहाँ निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट दृष्टि दोष को तो पढ़े जरूर, इसके आंसर को जानने का प्रयास करें और साथ में इसके जो अल्टरनेटिव है वो दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अगर ऐसा इस तरह से अगर करेंगे तो हमारी तैयारी एकदम मुकम्मल अच्छी तरह से हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न वो भी हमको 2 मार्क्स देता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 मार्क्स हमको दे रहा है। तो लेकिन प्रश्न क्या है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। हम लोग जो सर्किट बनाते हैं, सर्किट हम लोग के घरों में भी होता है, दफ्तरों में भी होता है, हर जगह है, लेकिन वह सर्किट का डायग्राम क्या होगा। तो अगर सर्किट डायग्राम को अगर समझेंगे तो इससे हम लोग बहुत सारे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम ओम्स लॉ से भी रिलेटेड है, सर्किट डायग्राम पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन उससे भी रिलेटेड है। तो सर्किट डायग्राम कॉमन है, सर्किट डायग्राम के को हम लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, उसको अपने कॉपी पर 1 बार 2 बार उसको ड्रॉ कर ले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। वो प्रश्न क्या है, डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर विथ एग्जाम्पल। और हमको चालक क्या है पहले उसको डिफाइन कर देंगे, उसके एग्जाम्पल्स को लिख देंगे। अर्ध चालक क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है, अचालक क्या है, अति चालक क्या है। तो ये जो कंडक्टर,
इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, जिसको चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक को कहता है, उदाहरण सही समझाइए। और इसमें करना क्या है कि हमको इन सारे जो हैं उसको डिफाइन तो करना ही है, डिफाइन करने के साथ साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जाने, और एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कहा कि आपको हम एक नमूना दिखा रहे हैं कि ये नमूना है, इसका मतलब ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको कहीं प्रश्न छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। प्रश्न हम लोग के सामने आ रहा है। ये प्रश्न हमको 5 मार्क्स देता है, 5 अंक इससे हम लोग अर्जित कर सकते हैं। अगर सही ढंग से इस प्रश्न को सॉल्व करें तो 5 मार्क्स हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये 5 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास क्या चीज जरूरी है? सबसे जरूरी है कि अगर हम जिस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे कि वह प्रश्न हमारा लेंस से है या मिरर से है, दर्पण से है या फिर लेंस से है। तो लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें U क्या है, V क्या है, F क्या है, वो जानना पड़ेगा। U, V, F कब नेगेटिव या कब पॉजिटिव होगा, इन सारे कंडीशंस को अगर जान लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। क्लियर कट कर 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम यानी ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करें। तो अभी हमने आपको हिंट्स दिया कि इस तरह के अंक की न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे हल करेंगे, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो अगर ये चीज जो हमने आपको अभी बताया उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये तो हमारा एक सिंपल प्रश्न है। इस तरह की कोई भी प्रश्न आएंगे हम लोग आसानी से इजी वे में उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग के सामने जो प्रश्न है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी instead of connecting them in series, and how can 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm connected to give total resistance। कहता है कि क्या एडवांटेज है किसका, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो पैरेलल में हो, किसके साथ, तो बैटरी के साथ, एंड हमारे पास कुछ रेसिस्टेंस दिए हुए, वो रेसिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। तो इससे हमारा टोटल रेसिस्टेंस कितना निकलेगा। तो ये रेसिस्टेंस निकालने के जो सूत्र हैं उसको अगर हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारा इस टाइप का भी प्रश्न को सॉल्व करने में हमें काफ़ी मदद, सहूलियत मिलेगी। और आगे भी हम प्रश्न बताना जारी रखेंगे और आप इसे ध्यान में